चलिए, क्लास 10th के कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आज हम लोग क्लियर करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है और इस पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस प्रश्न आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज कुछ प्रश्न है जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको आप लोग को एक बार देखना है और इसको याद करते जाना है। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न है आपका कि पाई एक है, एक क्या है, मतलब बता रहा है कि पाई क्या है। तो याद रखना बेटा, पाई का जो मान होता है आपका वो होता है 22/7, 22/7 या कहीं देता है 3.14। ठीक है, तो देखना कि 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जबकि पाई जो है, पाई एक क्या है आपका? एक अपरिमेय संख्या है। आपको याद करना है कि पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। ये बार बार क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड के एग्जाम में, आपको बार बार पूछने को मिलता है और देखा भी जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है और आपका 22/7 क्या है? आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ दे दिया, वही प्रश्न दे दिया कि 22/7 क्या है। तो 22/7 क्या है बेटा आपका? 22/7 आपका हो जाएगा, ये आपका परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या का आपका डेफिनेशन ही कहता क्या है? जिसको P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, जिसको उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q बराबर 0 न हो। P/Q के रूप में जो भी चीज लिखा गया और जहां मतलब 22/9, ये भी आपका क्या है? परिमेय संख्या है। क्योंकि कहने का मतलब इसका यही होता है कि आपका मतलब Q, इसको P/Q के रूप में आ गया और Q बराबर नॉट 0, मतलब इसको 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर 0 हो जाएगा तो ये फिर परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे फिर आप लोग को समझते हैं। अगला प्रश्न है भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? देखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कैसे बताते हैं? अब यहां पर पूछ भी देगा भाई, एक चीज और पूछता है कि 2 है एक सम अभाज्य संख्या। क्या है? सम अभाज्य संख्या है। याद रखना, 2 क्या है? एक सम अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या, लेकिन वह एक सम संख्या है। अब आते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वो ऐसी संख्या को कहते हैं जो खुद से विभाजित हो या फिर अपने संख्या से विभाजित होता है, उसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ये जितनी सारी संख्या आपको देखने को मिल रहा है, ये सारे के सारे क्या है? अभाज्य संख्या। तो खुद से कटेंगे या फिर एक से कटेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा? देखिए बेटा, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा कहेगा तो याद रखना कि वो हमेशा 2 होगा। हमेशा क्या होगा? क्योंकि 2 में जब 4 से भाग देंगे तो 2 मरतबे काट, काम खत्म। 4 2 आपका क्या हो गया? मौसा हो गया। लेकिन ये तो आपका हो गया दो लगातार सम संख्या पूछा, लेकिन अगर कहा दे कि दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगी, तो दो लगातार संख्याओं का मौसा एक होता है। दो लगातार लगातार संख्या संख्या का मौसा मौसा क्या होगा? क्या होगा? जब ऐसा प्रश्न आपको पूछे तो याद रखना कि दो लगातार संख्या कह रहा था, मान लो 2 कोई है और कोई 3 है, तो जैसे ही आप इसको 2 में 3 में दोगे तो 2 एकम 2, एक बच गया, 2 उतार दिए, कट गया, आपका क्या आया? 1। तो याद रखना, दो लगातार सम संख्याओं का हमेशा मौसा क्या हो जाएगा? आपका 1 होगा। लेकिन सम संख्याओं का कहेगा कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो उसका क्या होगा भाई? 2 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को जब देखते हैं हम लोग। कहता क्या है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उसका मौसा 19 है तो उनका लौसा क्या होगा? देखिए, इसका फॉर्मूला होता है भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या
बराबर लसा गुने मसा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे दिया 2166, 2166 आपका दे दिया। अब लसा तो नहीं दिया, मौसा दे दिया, तो लसा को लसा लिख देते हैं या एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मौसा क्या है बेटा 19 है, तो अगर मौसा निकालना तो इसको भाग दे देंगे तो निकल जाएगा, इसलिए लसा बराबर क्या हो जाएगा आपको 2166/19। अब देखिए ना 19 से कम 19, ठीक है, बच गया 2, तो 19 से कम 19, अब बच जाएगा कितना 7, 19 चौका 76, कितना है 114 है कहीं क्या, चलिए दे दिया 100। फॉर्मूला होता है भाई कि लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा। ठीक है, इस फॉर्मूला पे आप लोग बैठा लोगे, आप बना लोगे। एक अक्सर 2 नंबर में प्रश्न पूछते हैं, 2 नंबर तो ऐसे पूछता ही है अक्सर। ऑब्जेक्टिव तो अगर पूछ दिया तो फिर आपको 2 नंबर में नहीं पूछेगा, लेकिन ये हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है, जो हर साल आपको यह पूछता ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न फिर हम देखते हैं। अगला कहता है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बेटा हमने जस्ट बताया कि परिमेय संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या, जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके वो आपका अपरिमेय संख्या। और यहाँ पे प्रश्न कहता क्या है कि √7 क्या है, तो बात समझिए कि अपरिमेय नहीं है, ये पूछ रहा है क्या अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है तो यहाँ पर देखना कि आपका होता क्या है कि √7 का वर्गमूल नहीं निकल रहा, ठीक है, √13 का नहीं निकलेगा, 25 का कितना होता है 5 होता है, 31 का नहीं निकलता है, ये सब का नहीं निकलेगा, तो आपका क्या है यही तो एक परिमेय संख्या है आपका, ठीक क्या हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, बाकी आपका कितना है सारा का सारा आपका अपरिमेय संख्या है। क्लियर, चलिए आगे हम लोग फिर चलते हैं। अगला है कि 0.3 पर बार दिया हुआ है, कहता का परिमेयकरण के रूप में लघुत्तम रूप है। तो देखिए बेटा जब देखिए प्रश्न जो दिया है इसका कहने का मतलब बार का मतलब होता है 9। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ पर संख्या 3 है, एक संख्या पे बार है ना तो उसके लिए 9 लिख दीजिए, काट दीजिए 1/3 है कहीं क्या है। ठीक है, जितना संख्या पे बार रहेगा उतना 9 आपको नीचे बैठा देना है। ठीक है, क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला है द्विघात बहुपद x2 - 3 का शून्यक हो गया। एक क्वेश्चन शायद गलत है, टाइपिंग है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसको आगे देखेंगे। ठीक, अगर इधर रहता अगर स्क्वायर होता, चलिए हाँ समझ में आ गया। ये प्रश्न ऐसे दिया हुआ है, मिस्टेक हो गई थी, कैसा है कि x² बराबर 3 का कह रहा शून्यक निकालने के लिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई कि x² बराबर 3 लिख सकते हैं। अब इसलिए x बराबर स्क्वायर हटा तो √4, और रूट जब रहता है तो प्लस माइनस दोनों में आता है, प्लस माइनस दोनों में आता है, तो देखिए है क्या कोई प्लस माइनस वाला है ना यहाँ पे, ठीक है, रूट में है ना प्लस माइनस, इसको उठा के इस पर लिए प्लस हो गया। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और जब भी रूट में कोई संख्या आता है तो प्लस माइनस दोनों लेके आता है, साथ में लेके आता है। ठीक है, तो एक आपका प्लस वाला हो गया, एक माइनस वाला का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कहता क्या है प्रश्न कि यदि बहुपद px² -2x प्लस 0 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। देखिए बेटा क्या होता है शून्यकों का योग जो होता है, शून्यकों का योग बराबर आपका होता है, योग होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल होता है आपका c/a। तो कहा अल्फा इंटू बीटा, मतलब गुणन बोला है, अल्फा इंटू बीटा यही है, और यह अल्फा प्लस बीटा है।
तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी क्या है बेटा 5 है आपका, ए क्या है पी है, तो 5/p कहीं है क्या? हाँ है, तो 5/p आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। सी क्या बेटा 5 है, ए कितना है पी है। आपको चर नहीं लिखना, अचर संख्या को लिखना, तो आपका पी है ना, लिख दी 5/p, कोई दिक्कत नहीं। चलिए याद रखना, इसमें प्रश्न पूछते हैं शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए और शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला है बहुपद पी स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 के मूल्यों का योग क्या होगा। मूल्यों का योग मतलब शून्यकों का योग, मूल्यों का योग मतलब शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग अभी जस्ट हम आप लोग को बताया है कि फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो योग है माइनस बी बाई ए, तो वो लेके देखो तो माइनस है और -4 हो जाएगा, ठीक है। और बाई ए कितना है, कुछ नहीं तो 1 होगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 4/a बराबर 4 कहीं है क्या, है तो मार दीजिए ना। और इतने हल्के हल्के प्रश्न आपको एग्जामिनेशन हॉल में पूछते हैं कि आप सही ढंग से अगर 10 दिन भी आप पढ़ लेते हो तो आराम से इसको बना लोगे, ठीक है। आपका 100 में 100 मैथ में कोई नहीं छीनेगा, ठीक है। कोई भी प्रश्न अगर आपको फंस रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमको कमेंट करना, मैसेज करना, हम सारे प्रश्न को आपको हल करके देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग 5 और गुणनफल 6 है, तो वो क्या होगा। तो पहले बात समझते हैं भाई, कह रहा है कि शून्यकों का योग आपका -5 है, तो माइनस बी बाई ए होता है, तो मतलब कहने का मतलब कि -5 तो होना चाहिए, कहीं लगा हुआ, ठीक है। इसमें देखते हैं, अब गुणनफल कह रहा है तो लास्ट में 6 तो होना चाहिए। अब देखिए पहले बात, माइनस तो लास्ट में हमको चाहिए नहीं, तो माइनस वाले को खत्म कीजिए, काम खत्म। अब बच गया भाई 1 और 3 बच गया। अब कहता क्या है कि ये आपको माइनस तो रहना चाहिए बी में, तो माइनस बी किस में है भाई, इसी में तो है, ठीक है। समझ में आ गया, बात समझ में आ गई। कहा क्या कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग -5 है, तो योग बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो कहने का मतलब कि फॉर्मूला होता है माइनस माइनस प्लस, तो कहने का मतलब कि माइनस अगर प्लस है तो माइनस में 5 तो होना चाहिए, तो -5 तो ऑलरेडी यहाँ पे है। और सी जो है सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है गुणनफल, तो सी मतलब 6 होना चाहिए, जो प्लस में होना चाहिए, तो 6 प्लस में देखो तो यही तो है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न पर ध्यान देते हैं और उसको देखते हैं थोड़ा। चलिए अगला प्रश्न कहता क्या है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y इक्वल 5 और 3x प्लस 12y इक्वल 10 का क्या होगा, कितना हल होगा। इसको समझो बेटा, आपको समझा देते हैं, एक बार में क्लियर करना। फॉर्मूला होता है कि a बाई ए डैश बराबर b बाई बी डैश बराबर c बाई सी डैश। अगर पहला कट जाए बराबर न हो दूसरे के, इसको बोलते हैं अविरोधी, अविरोधी युग्म बोलते हैं। इसका भाई एक हल होता है, एक हल होता है, एक हल होता है, एक हल होता है। अगर वही a बाई ए डैश बराबर b बाई बी डैश बराबर c बाई सी डैश बराबर नहीं हो, इसका होगा कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, नहीं होगा। इसको कहते हैं विरोधी, क्या बोलते हैं, विरोधी युग्म बोलते हैं, ठीक है। अगर a बाई ए डैश b बाई बी डैश और c बाई सी डैश हो, मतलब सब बराबर हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं आश्रित युग्म। क्या बोलते हैं, आश्रित युग्म, युग्म। हाँ इसका अनंत हल होगा, अनंत हल होगा, समझे। इसके हल क्या होंगे, अनंत होंगे। पहले कट जाए तो आपका क्या हो जाएगा, अविरोधी, एक हल होंगे। दूसरा कटा, पहला नहीं कटा, उसको बोलेंगे कोई हल नहीं होगा, ये विरोधी युग्म हो जाएंगे।
तीनों अगर बराबर हो जाते हैं उसको बोलते हैं आश्रित युग्म अनगिनत युग्म। ठीक है, देखते हैं भाई, कुछ नहीं तो एक है, 1/3 बराबर 2/12 बराबर 5/10। देखते हैं, 1/3 आया और 1/6 आया, मतलब 1/3 बराबर 1/6 क्या बराबर है? क्या बराबर तो नहीं है, और ये बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? विरोधी युग्म होगा, इसका केवल एक हल होगा, एकल हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक होगा। और नत मेरे पगला, एक हल होता ही ना रे। हल कितना होगा? हमने क्या बोला कि पहले ही कट गया, ये पहला बराबर दूसरा नहीं है, तो इसका क्या एकल हल मतलब एक हल होगा। हमने लिख दिया कि एक हल होगा, ये युग्म होगा और विरोधी युग्म होगा। ये पूछता है, इसमें से आपको हर साल प्रश्न पूछता है, इसलिए इसको एक बार आप लोग गौर से इसको देख लो। ठीक है, देख क्या लेना, इसको बना ही लेना है, नहीं होता 2-3 प्रश्न अपना से लेकर उसको बनाना है। ठीक है, ये प्रश्न आपको बार बार पूछेगा, हम आप लोग को ये घी ही ला के रखे। ठीक है, जो दूध में से मट्ठा को निकाल कर जो रखा बचा रहता है वही चीज आपके लिए कहता क्या भाई कि यदि समीकरण इतना 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 तथा इतना इतना, इतना के कोई हल ना हो तो एक के का मान क्या होगा? कोई हल ना होने के लिए हमें जस्ट बताए कि ए बाई ए डैश बराबर बी बाई बी डैश होना जरूरी है, लेकिन सी बाई सी डैश बराबर नहीं होगा, तभी जाकर ये क्या होगा? आपका कोई हल नहीं होगा। समझे? तो देखते हैं, के बाई लिखते हैं, के बाई 6 बराबर -5/2 अब बराबर 7/2 और 2/7 2/7 ऐसा है। अब कहता है कि कितना रखेंगे तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा, समझ जाइए। तो पहले कहने का मतलब कि हमको तो इसके बराबर तो लाना ही है, कितना बराबर है देखना, 2 है यहाँ 5 है, अनुपात का अंतर समझो, तो कितना हो जाएगा? 15। 2 है तो 5 है तो 4 होगा तो 10 होगा, और 6 होगा तो कितना होगा? तो 15/6 बराबर -5/2 बराबर 2/7 अगर करेंगे तो देखो ये तो कट जाता है ना, फिर 5/2 हो जाएगा, तो माइनस में आना चाहिए, क्या होना चाहिए? माइनस में होना चाहिए, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में। देखो तो माइनस वाला कोई है क्या? -15, हाँ, क्या होना चाहिए? -15 है ना, -15। जैसे ही -15 रखेंगे कट जाएगा ना भाई, कट जाएगा, -5/2 बराबर हो गया, ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो आपका हो जाएगा विरोधी युग्म, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए ये हो गया आपका खत्म, इतने ही ऑब्जेक्टिव था जो आपका 13 ऑब्जेक्टिव था। जो 13 ऑब्जेक्टिव एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो आपको हर साल पूछता है, और 13 का 13 ऑब्जेक्टिव आपसे हर साल पूछा जाता है। तो आप इसको जैसे भी हो आप इसको पूरा डट जाना है, देख लेना है, समझ लेना है, और आगे आपका रोज रोज वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, आज से चलिए धन्यवाद।